गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आर झारखंड जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पाषाण काल। ठीक है, कौन सा काल? पाषाण काल। और इसके पिछला अध्याय में हमने आप लोगों को बताया कि आदिवासियों का झारखंड में प्रवेश कैसे कैसे हुआ था, और उसके बाद हम बताएंगे अभी कि पाषाण काल का जो दौर था उसमें झारखंड में कहां कहां से, किस जगह से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखता है। और इस देर ना कि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण पाषाण काल। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का जो पीरियड रहता है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो पीरियड रहता है उसी को बोला जाता है पाषाण काल। इसका पीरियड कहां से कहां तक चलता है? तो 25 लाख ईसा पूर्व, मतलब 25 लाख ईसा पूर्व और 1000 बीच का जो पीरियड रहता है, दोनों के बीच का जो पीरियड रहता है इसी को बोला जाता है पाषाण काल। तो काफी कब तक? तब 25 लाख, इकाई नाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो बीच का पीरियड होता है इसी को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। और पाषाण युग को, पाषाण काल को, पाषाण एज को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में इसे विभक्त करते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, फर्स्ट पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल और थर्ड नव पाषाण काल। याद रखिएगा 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो इसको लिखते हैं पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, और इस पूरा पाषाण काल को पैलोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आपका जो हुआ नव पाषाण काल, इसको नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका जो पीरियड रहता है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच होता है। उसके बाद हमने बताया कि इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल जिसे पैलोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल उसे मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, तीसरा नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हमको चर्चा करना है कि इस पीरियड में जो आदि मानव थे वो उस टाइम क्या क्या करते थे, वो किस चीज को प्राप्त करते थे, उसके बारे में चर्चा करना है। और हम झारखंड के बारे में हम इसको जोड़ के पढ़ रहे हैं, इसलिए झारखंड में इसका जो अवशेष हमें प्राप्त होता है उस जगह के बारे में हमको चर्चा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल में होता क्या है कि इस समय जो पूरा पाषाण काल चलता है, इस दौर में जितने सारे लोग रहते हैं, वो जितने सारे आदि मानव रहते हैं वो आखेटक रहते हैं, आखेटक, और दूसरा रहते हैं खाद्य संग्राहक। 2 चीज क्या, उसको ध्यान देना है। पहला बोला गया आखेटक, इसको इधर काट लिख देते हैं, या खेटक, और दूसरा खाद्य संग्राहक। अब यहाँ पे चर्चा किया जाए कि आखेटक, आखेटक का मतलब क्या था? आखेटक का मतलब था शिकार करना। क्या था? शिकार करना या शिकारी बोल सकते हैं। आखेटक का मतलब शिकारी या शिकार करना हो गया। दूसरा हुआ खाद्य संग्रह, मतलब खाद्य संग्रह को एक जगह इकट्ठा करना। तो उस समय जो आदि मानव होते हैं उस समय का पूरा पाषाण काल का, वो इतना मैच्योर नहीं हो जाते हैं कि सारी चीजों को कर सकते हैं। वो उस टाइम केवल आखेटक मतलब शिकारी करने का कार्य करते हैं, और शिकारी करने के बाद
वे खाद्य संग्रहक मतलब खाद्य पदार्थों का संग्रह करने का काम करते हैं। ये हुआ आपका पूरा पाषाण काल। दूसरा जो मध्य पाषाण काल आता है, इस समय क्या होता है कि मध्य पाषाण काल के समय जो आदि मानव रहता है वो आखेटक रहता ही है, साथ ही साथ पशुपालक भी हो जाता है। मतलब उसका जो दिमाग रहता है वो मैच्योरेट होना शुरू हो जाता है, परिपक्वता की स्थिति में धीरे धीरे डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है। और जब वो प्रारंभ हो जाता है तो वो खाद्य संग्रह मतलब जो शिकार करने के बाद जो एक जगह इकट्ठा रहता था, तो वहां से उसका जब दिमाग डेवलप करता है, उसका मस्तिष्क ब्रेन काम करना प्रारंभ करता है और मैच्योर जब होना शुरू हो जाता है तो वो पशुपालक करना शुरू कर देता है, मतलब पशुओं को पालना शुरू कर देता है, ताकि उन्हें पता चलेगा कि यही पशुपालक वो खाद्य संग्रह के रूप में रखता था, इसलिए पशु को पालना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये काम करता है। फिर जैसे जैसे उसको और मैच्योर होते जाता है, तब तीसरा जो फेज आता है नवपाषाण काल, तो इस समय क्या हो जाता है, वो खाद्य उत्पादक हो जाता है। क्या हो जाता है? खाद्य उत्पादक। तो यही चर्चा करना है कि तीसरा जो नवपाषाण काल हो गया, ये नियोलिथिक एज, इस समय जो उस समय का जो आदि मानव रहता है वो खाद्य उत्पादक हो जाता है। उन्हें पता चलता है, उन्हें वो जान जाता है कि अगर हम इससे खाद्य उत्पादक मतलब जो खाने वाला जो सामान खाद्य पदार्थ हो गया उसका हम जब उत्पादन करना प्रारंभ कर देंगे तो वही जाके क्या हो जाएगा, वही जो संग्रह के रूप में पहले रखता था, जब वो उत्पादन हो जाएगा मतलब उसका उत्पादन हो जाएगा तो वो हमारे लिए खाने का एक सामान जो हो जाएगा। तो उसी के चलते क्या था कि जो नवपाषाण का पीरियड आया तब मनुष्य यहाँ तक पहुंच चुका था, खाद्य उत्पादक तक पहुंच चुका था। तो तीनों हो गया कि जो पाषाण काल को तीन भागों में बांटे और तीनों भागों का जो किस किस नामों से जाना जाता है वो हम जान चुके हैं। उसके बाद तीनों काल में क्या क्या होता था, पहला आखेटक, दूसरा उसी समय खाद्य संग्रह का काम करता था, फिर आपका आ गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपका आखेटक और उसमें पशुपालक होता था, और तीसरा हो गया आपका नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल में आपका खाद्य उत्पादक का काम करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि किस किस जगह पे कहाँ पे अवशेष इसका मिला था। तो पूरा पाषाण काल का जो अवशेष हो गया वो आपका पूरा पाषाण काल का जो अवशेष हो गया वो आपका कहाँ हो गया, तो देवघर हो गया, देवघर। दूसरा हो गया दुमका, ठीक है। तीसरा हो गया हजारीबाग, चौथा हो गया आपका रांची, पांचवा हो गया बोकारो, और छठा हो गया पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो ये याद रखना है कि जो पूरा पाषाण काल था वो उसका जो अवशेष हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, तो आपका दुमका और देवघर जो संथाल परगना में पड़ता है उसके प्रमंडल में पड़ता है। दुमका और देवघर ये जो संथाल परगना में। फिर आपका हजारीबाग हुआ, बोकारो हो गया जो आपका कहाँ पे पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है। और तीसरा आपका हो गया कहाँ पे, वो आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो कहाँ पे कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। और फिर यहाँ पे रांची में। ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल का अवशेष जो हमें प्राप्त हुए। दूसरा हम बताने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल में जो हमें अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है, किसमें, मध्य पाषाण काल में। तो कौन कौन सा जगह पे प्राप्त हुए थे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले आपका पलामू हो गया जो पलामू प्रमंडल में पड़ता है, दूसरा दुमका हो गया, ठीक है, तीसरा आपका धनबाद हो गया, चौथा आपका रांची हो गया, और पांचवा आपका सिंहभूम हो गया। तो सिंहभूम में दोनों सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, कौन, पूर्वी सिंहभूम और दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो याद रखना है कि जो मध्य पाषाण काल था उसका जो अवशेष झारखंड में प्राप्त होता है तो कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा एक पलामू, दूसरा दुमका, तीसरा धनबाद, चौथा रांची, पांचवा पूर्वी सिंहभूम और छठा पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये हो गया पलामू प्रमंडल में, दुमका हो गया आपका संथाल परगना में, धनबाद हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर में, रांची हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर में, और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम हो गया आपका कोल्हान में। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हमें जो अवशेष मिलता है उस जगह के बारे में चर्चा करना है।
तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं झारखंड का पाषाण काल, झारखंड से जो संबंधित है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमें नवपाषाण काल के बारे में बताना है कि झारखंड के किस किस जगह से इसका अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में बताते हैं कि झारखंड में जो नवपाषाण काल का जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो आपका लोहरदगा, दूसरा रांची और तीसरा पूर्वी सिंहभूम और चौथा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका नवपाषाण काल में जो हमें अवशेष प्राप्त हुआ वो लोहरदगा, दूसरा रांची, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा पश्चिमी सिंहभूम। और इस तरह आपका जो पाषाण काल है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे पाषाण का अर्थ यहाँ पे पत्थर से संबंधित है। उस समय क्या होता था कि पत्थर के औजारों को बनाकर वे अपना आखेटक मतलब शिकार करने का काम करते थे। ठीक है, अब जैसे आपका पाषाण काल खत्म हो जाएगा, मतलब पाषाण काल में 3 काल आया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब जैसे पाषाण काल का एंड मतलब समाप्ति की ओर जाता है तो एक नया युग आता है। उसे किस युग के नाम से जाना जाता है? तो उसे हम धातु युग के नाम से जानते हैं। तो इतना लिखने के बाद पहले इसको नोट कीजिए। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बताते हैं कि जो पाषाण काल हुआ तो पाषाण काल में नवपाषाण काल आया, और जैसे नवपाषाण काल समाप्ति की ओर गया और वैसे क्या होता है कि धातु युग का प्रारंभ होता है। किसका? धातु युग का। तो आपका जो नवपाषाण और धातु युग का जो बीच का पीरियड लगता है उसी को ताम्रपाषाण युगीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नोट करते हैं क्या बताया अभी? नवपाषाण प्लस धातु युग। ठीक है, तो नवपाषाण से धातु युग की ओर शिफ्ट हो रहा है। नवपाषाण से यहाँ पे देखिएगा, नवपाषाण के बाद हम धातु युग में जा रहे थे, और नवपाषाण और धातु युग का बीच का जो पीरियड रहता है इसी को हम बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। ठीक है, क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग। अब इस युग में क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ताम्रपाषाण युग में तांबा प्लस तांबा, ताम्र का मतलब हुआ तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग में क्या होता था कि तांबा के साथ साथ पत्थरों का औजार, उपकरण, हथियार बनना प्रारंभ हो गया था, और इस बीच का जो पीरियड रहता है इसी को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। और यही ताम्र मतलब तांबा और पत्थर से जो औजार या उपकरण बनते थे उसका जो मुख्य केंद्र था वो सिंहभूम था। कहाँ था? सिंहभूम। पूछेगा कि ताम्रपाषाण युग का जो केंद्र बिंदु था वो किस जगह पे था, तो हम सिंहभूम बोलेंगे। अब जैसे हम ताम्रपाषाण युग से आगे बढ़ते हैं वैसे हम आ जाते हैं ताम्र युग। मतलब धीरे धीरे पत्थर का जो यूज होता है उसका जो उपकरण बनता है उससे हटते चला जाते हैं, और तांबा का जो उपकरण होता है उसका हम प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पे जब ताम्र युग का जब प्रारंभ होता है तो इस समय क्या होता है कि जो असुर, बिरजिया, बिरोर, कौन? असुर हो गया, बिरजिया हो गया और बिरोर हो गया। कौन? बिरोर। असुर, बिरजिया, बिरोर ये क्या करते हैं कि तांबा के खानों से एस्को को निकालते हैं और उसे गलाने के बाद उपकरण के रूप में ढाना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब ताम्र युग आया उसमें असुर हो गया, बिरजिया हो गया और बिरोर, 3 जो जनजाति हो गया वो तांबा से परिचित थे क्योंकि इसका उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। अब इसका जो हमें प्रमाण मिलता है मतलब कहाँ से क्या हमें प्राप्त होता है, तो झारखंड के कई स्थलों से तांबा की कुल्हाड़ी मिली है। क्या? तांबा की कुल्हाड़ी। किसका? तांबा की।
और साथ ही साथ हजारीबाग का बाहर गंडक, वहां पे 49 तांबा के खानों प्राप्त हुए हैं। पहला क्या हुआ कि झारखंड के विभिन्न स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुआ है, और हजारीबाग का बाहर गंडक से हमें 49 तांबा के खाने प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? तो हजारीबाग बाहर गंडक से हमें 49 तांबे की खाने का अवशेष प्राप्त हुआ। तो इसके बारे में हम जब पढ़ रहे थे ताम्रयुग, तो ताम्रयुग में इसका जो साक्ष्य मिलता है था, तो झारखंड के विभिन्न स्थलों से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। दूसरा, हजारीबाग के बाहर गंडक से 49 तांबे के खाने का अवशेष हमें प्राप्त हुआ। अब जैसे ताम्रयुग समाप्ति की ओर आता है, तो समाप्ति कैसे होता है कि तांबा के साथ टीन का मिश्रण हो जाता है। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि जब तांबा टीन के साथ मिलता है तो उससे कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। और यही आपका ताम्रयुग कांस्य युग में कांस्य युग का रूप ले लेता है, मतलब ताम्रयुग से कांस्य युग में प्रारंभ हो जाता है। अब जब ताम्रयुग से कांस्य युग में जाएगा, कांस्य युग मतलब कांसा, तो कहने का मतलब तांबा प्लस टीन, तो दोनों को अगर मिश्रण कर दिया जाए तो कांसा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जो युग पीरियड जो प्रारंभ होता है, इसी को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। और कांस्य युग में आपका जो असुर और जो बिरजिया जनजाति था, इससे परिचित था। किससे? कांस्य युग से। वो कांसा के क्या होते थे, उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिए थे। तो कौन कौन सा जनजाति? आपका जो जनजाति है वो आपका हो गया असुर और बिरजिया। असुर और बिरजिया जनजाति क्या करते हैं कि कांस्य युग से परिचित रहते हैं, मतलब उसके बारे में जानते हैं और उसे उपकरण बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ कांस्य युग का जैसे समाप्ति होता है, वैसे लौह युग का प्रारंभ होता है, आयरन एज का प्रारंभ होता है। अब जो आयरन एज आता है, क्या? आयरन एज पहला ये हो गया आपका, दूसरा यहाँ पे चल लेते हैं, और तीसरा आपका यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा आपका लौह युग। ठीक है। तो इस युग में क्या था कि जो आदिवासी थे आपका यहाँ भी असुर और बिरजिया, कौन? असुर और बिरजिया, जो असुर बिरजिया जनजाति रहते हैं वो लोहा से मतलब परिचित रहते हैं, और ये छोटा नागपुर में लगभग सभी जगह फैल जाते हैं। और लोहा का जो उत्कृष्ट उपकरण जो रहता है, उसका जो उत्कृष्ट तकनीक रहता है, अच्छा टेक्निक जो रहता है, उसका प्रयोग करके लोहा बनाने के बाद उसका उपकरण भी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब छोटा नागपुर का जो लोहा था, इस कहाँ का? छोटा नागपुर का जो लोहा, वो आपका कहाँ पे? तो जो मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां तक इसका लोहा जाता था। कहाँ तक? तो छोटा नागपुर का जो लोहा था वो आपका मेसोपोटामिया, सुदूर मेसोपोटामिया जो क्या हो गया, ये जो इराक में पड़ता है, वहां तक क्या था कि जो झारखंड का लोहा मतलब छोटा नागपुर का जो लोहा था, वहां तक इसका व्यापार होता था। और उस लोहा से दमिश्क मतलब कहाँ? जो सीरिया का राजधानी दमिश्क। और यहाँ पे क्या होता था, जो मेसोपोटामिया का जो लोहा जाता था, मेसोपोटामिया, ठीक है, जो आज इराक में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ तक लोहा जाता था, और ये लोहा जब कहाँ चला जाता था? दमिश्क में चला जाता था। तो यहाँ से क्या तलवारें बनाई जाती थी, और ये तलवारें विश्व में प्रसिद्ध होते थे। मतलब दमिश्क का जो तलवारें थे उसे हर कोई जानता था, वो प्रसिद्ध मतलब बोला जाए उसका एक अलग ख्याति था, ये विख्यात था पूरा वर्ल्ड में। ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि छोटा नागपुर का आपका लोहा मेसोपोटामिया में, वहां से दमिश्क में तलवारें बनाई गई। कहने का तात्पर्य हुआ कि झारखंड का विदेश से संपर्क स्थापित था, एक विदेशी संपर्क स्थापित था। तो यहाँ से ही पता चलता है कि उस टाइम लोहा
का यूज झारखंड के जो आदिवासी थे कौन, तो असुर और बिरजिया, वो इसका यूज करते थे। और इसका जो संबंध था वो कहाँ तक जाता, तो दमिश्क में तलवार बनता था और यहाँ से क्या होता, विदेशी संपर्क का साक्ष्य मिलता है। बोलेगा कि विदेशी संपर्क का साक्ष्य का कोई प्रमाण होना चाहिए, तो ये इससे आप उसके बारे में हम बता सकते हैं। थैंक यू, और मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में।